अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब नांगा पर्वत पर पेश आने वाला दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया, जिसमें 10 गैर मुल्की सयाहों को कत्ल कर दिया गया, जितनी मजम्मत की जाए कम है। कलअदम तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये वाकया नाजरीन बहुत से सवालात को जन्म देता है। दहशतगर्द 4000 फुट की बुलंदी पर मौजूद बेस कैंप में भारी असलहे के साथ पहुंचने में कामयाब कैसे हुए? क्या रास्ते में सिक्योरिटी चेक पोस्ट और चेकिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है? क्या दहशतगर्दों के लिए बहुत ज्यादा आसान टारगेट था? और मियां नवाज शरीफ का, वजीर आजम का यह कहना कि दहशतगर्दों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले भी तहरीक तालिबान बहुत से वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, लेकिन कितने दहशतगर्दों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया? विफाकी वज़ीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी गिलगित बल्तिस्तान को मुअत्तल कर दिया है। सवाल यह है कि चारों सूबों के अफसरान को इस तरह क्या कभी पहले दहशतगर्दी के बाद मुअत्तल किया गया? और सबसे अहम बात यह है कि दहशतगर्दों का यह कहना है कि इस हमले का मकसद ड्रोन हमलों की जानिब आलमी तवज्जो को मबजूल करवाना है। क्या ड्रोन हमले अब आलमी सतह पर भी हमारे ताल्लुकात खराब करने का बायस बनेंगे? और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह अरकान कौमी असम्बली के रोजाना के खाने पर 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। यही नहीं कि अरकान असम्बली के साथ उनके जो दोस्त अहबाब भी हैं वो भी इसके पूरे पूरे मजे उड़ाते हैं। इस स्टोरी के बारे में हमें बताएंगे रऊफ क्लासरा साहब। और आखिर में कुछ हम जिक्र करेंगे आज की अहम रात शब बारात का, जिसमें तमाम गुनाह मुआफ और दुआएं कबूल की जाती हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले क्लासर साहब और कायद साहब से आज के दिन की अहम खबरें लेंगे। हफ्ता शुरू है, बड़ी खबरें होंगी, बड़ी अहम खबरें होंगी। कायद साहब, क्या खबरें आपके पास? शाजिया, आगाज़ में मैं एक बात करूँगा। CPLC जो है सिटीज़न पुलिस लाइज़ान कमेटी कराची की, इन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलीज़ किए हैं कि किस तरह से जो भत्ते का कारोबार तो चल ही रहा था, ये जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। किडनैपिंग का सिलसिला, इसमें कितने केसेस सामने आते हैं, कितने परसेंट जो हैं लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। और फिर ये जो ग्रोह हैं और ग्रुप्स हैं, ये उन्होंने किसी हद तक आइडेंटिफाई किए हैं कि जो इंटरसिटी ग्रुप्स बन गए हैं। इसके अलावा इंटीरियर सिंध में भी हैं। इस पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे कि इस पे बिल्कुल नाकाम रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके साथ ही दूसरी खबर PSO के बारे में बहुत अहम है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके बिजली के बहरान से। PSO में बताया आज की एक आम जो रिपोर्ट है वो ये है कि एक बड़े वसी पैमाने पर एक इंक्वायरी और ऑडिट शुरू हो गया है। और वो उसकी क्या तफसील है, क्योंकि लगता है कि अब गवर्नमेंट को इन सारे इश्यूज़ में जाना पड़ेगा। वो तमाम चीज़ें जो लिंक्ड हैं यहाँ के बिजली के बहरान से, शायद ये उसकी तरफ अटैम्प्ट है या क्या, बहरहाल इस पर बात करेंगे। सही, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आज आप क्या शेयर करेंगे? जी शाजिया, आज बेसिकली 3 स्टोरीज हैं। एक तो आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया है कि जो बड़ी स्टोरी है, एक तरह का इसको हम कह सकते हैं स्कैंडल है, जो स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक के नोटिस में लाया गया है कि अरकान असम्बली जो मुफ्त यहाँ सरकारी खाना खिलाया जा रहा है, वो खुद तो खा रहे हैं, अपने साथ दोस्तों यारों को भी साथ लेके जाते हैं और वो भी मुफ्त खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसके हम डिटेल बताएंगे और हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि स्पीकर साहब ने क्या ख़त लिखा है और उसमें क्या उन्होंने एक तरह की दरखास्त की, हाथ पाँव बांध के कि मेहरबानी फरमाए। तो वो आपको डिटेल हम शेयर करेंगे, स्पीकर ने क्या ख़त लिखा है। एक तो ये है, और दूसरा उसी से रिलेटेड ये कौमी असम्बली से कि डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहबा के हवाले से बहुत सारी अब डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट्स बहर आना शुरू हो गई और जो उन्होंने तकरीरें की थी और अपने आखिरी दिन भी कुछ उन्होंने नौकरियाँ दी थी, वो मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गए कि कैसे उन्होंने एक ग्रेड 18 के अफसर को दुनिया का कम उम्र तरीन जॉइंट सेक्रेटरी लगाया था। उस पर भी हम आपको कुछ डिटेल देंगे। लेकिन इससे जो एक बड़ी इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है सारे लोग जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी खबर अभी थोड़ी देर में अनफोल्ड होने वाली है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब पे जो केस चल रहा है, आज वहाँ पे विफाकी हुकूमत का जवाब दाखिल होना है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। वो भी एक बहुत बड़ा एक अहम मेरा ख्याल है एक यहाँ पे इवेंट होने वाला है। उस पर भी हम बात करेंगे, उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। सही, क्लास साहब, सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े की बात कर लें। नांगा पर्वत का वाक़या, अब पहले तो हमारे यहाँ हमारे अपने ही महफूज नहीं थे। सवाल अब ये पैदा होता है कि अब यहाँ आएगा कौन? क्या वाकई हमारे बैरून ममालिक के साथ जो गैर मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने की एक कोशिश है? शायद ये कोई
ये पहला वाक़या नहीं है मेरा ख्याल है। पहले तो हमें ये इसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की सियाह जो नांगा पर्वत में मौजूद थे, वहाँ पे माउंटेनियर्स से, उनके साथ ये वाक़या हो, ये तो आप पहला कह सकते हैं। इससे पहले भी फॉरेनर्स के साथ बहुत बड़ी यहाँ पे ये कत्ल गारत भी होती रही है, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी होती रही है, और चाइनीज़ जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे हैं या पाकिस्तान में, उन पे अटैक्स भी होते रहे, उनको अगवा किया जाता रहा है, उनको मारा जाता रहा है। बल्कि आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में जब यहाँ पे रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे तो ये वाक़यात बहुत बढ़ गए थे। सो ये कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। ये अनहोनी बात ज़रूर है जो आपने भी बात की है कि कैसे इतनी दुनिया की बुलंद तरीन ये चोटी पे दहशत गर्दी हुई, जंगें तो लड़ी जा रही थी, पहले हम देख रहे थे सियाचिन हो या दूसरे दुनिया के बड़े महाजों, ये कैसे पहुंचे हैं, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया है, उनकी मुखबरी की गई है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा एक अफसोसनाक पहलू मेरा ख्याल है सामने आ रहा है कि अभी तक भी वो मैचिंग रिस्पांस हमें नज़र नहीं आ रहा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। आज मैं उनका पढ़ रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, जो पाकिस्तान टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए और हुकूमत को कुछ उन्होंने मशवरे भी दिए। एंड आई एम वंडरिंग कि अब वो मशवरे हुकूमत तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। मतलब उनका ये कहना कि उनको जो ये जितने भी दहशतगर्द थे ये टॉप पे गए हैं, इनको वापस आने के लिए कराकोरम जो हाईवे 18 घंटे इनको वापस चाहिए। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जितने भी दहशतगर्द थे ये दोबारा आज वहाँ से अभी तक पहाड़ों में या उसी पे या चोटी पे मौजूद हैं। आज सुबह के वक्त, ये मंडे आज सुबह का वो कह रहे हैं, ये वहाँ से निकलने की कोशिश करें और अगर हुकूमत पाकिस्तान फौज की मदद से वहाँ पे एरियल सर्च शुरू कर दे तो उनको लोकेट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी मेरा ख्याल उन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि उनको वहाँ से नीचे आने तक 18 घंटे चाहिए उन दहशतगर्दों को। लेकिन हमें वो रिस्पांस नजर नहीं आ रहा, उस तरह की इमरजेंसी अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिए गए। आपने अभी तक एरियल सर्च शुरू नहीं की, आपने अपने दस्ते मूव नहीं किए। ये इतना बड़ा वाकया था, मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान आर्मी को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए था, उनकी मदद लेनी चाहिए थी। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अकेले का काम नहीं है और वो ये नहीं कर सकेंगे। सही कायद साहब, एक तरफ कहा जा रहा है कि चीनी सरमायादारी रोकने की जो है ये साजिश है, कोशिश है, दूसरी जानिब तहरीक तालिबान कहती है कि इसका मकसद ड्रोन हमलों की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल करवाना है। तो ये समझा जाए कि ड्रोन हमलों का नतीजा है, दूसरी तरफ ये समझा जाए कि चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। शाजिया, ये तो अब जो भी एक दोनों थ्योरी चल रही हैं यहाँ पर, और ये थ्योरी नहीं है, हकीकत भी है कि प्रॉक्सी वार्स हमारे यहाँ किस किस की हो रही है। मगर मैं इसे एक और एंगल से देख रहा हूँ। मैं इसे इस एंगल से देखता हूँ कि मैं बचपन में बड़े कहते थे कि आप आग तो लगा सकते हो मगर उसे बुझाना आपके बस पे नहीं होता। फिर वो हवाएं जो चलती हैं आग को आगे लेके वो बढ़ाती जाती हैं। तो मैं जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो मुझे वो, चूंकि पूरी तारीख हमारे सामने ये देखी है हमने कि कैसे शुरू किया। और मैं इसके एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। ये जो हम दहशतगर्दी का हब बने हुए हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो पुरानी तस्वीरें नजर आती हैं, बाद लोगों ने अपलोड की हुई हैं। तो मैं 60s और 70s की अफगानिस्तान की तस्वीरें देख रहा था, एक यूनिवर्सिटी की जदीद एक जिद्दत थी लोगों में, उनके अतवार में जो भी तस्वीर में नजर आ सकता। और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जो आपने फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट किया था, आप ये सारे आज अमेरिका और ये सब ने मिलजुल के यहाँ पे ये सारे जिहादी आउटफिट्स बनाए थे कि क्या मकसद था, किस लिए बनाए थे। आज इनके हाथ से ये निकल गए हैं। आज आलम यह है कि दो बातें हुई हैं बड़ी अहम। एक बात तो ये हुई है कि जो आपके न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है उसने रियासत के मुअस्सरपन को कम कर दिया है, उसमें इफेक्टिविटी नहीं इतनी रही क्योंकि आपने हर चीज तो प्राइवेटाइज कर दी। शुक्र अभी तक पुलिस और फौज नहीं हुई, इनके बस में हो तो वो भी प्राइवेटाइज। तो अब एक तरफ रियासत सुखड़ गई और ये इंडिविजुअल और साथ ग्रे इकॉनमी, आपकी ग्रे इकॉनमी, अब ब्लैक इकॉनमी का नाम आजकल हमने ग्रे इकॉनमी रखा, जिस पे आपकी दहशतगर्दी स्ट्राइव कर रही है। और दूसरी तरफ आपकी मैशत है कि जो बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में है। तो आप रियासत क्या करे और क्या ना करे। तो मैं इसको समझता हूं कि ये अब फ्रैंकेनस्टाइन इनके हाथ से। क्लासर साहब, आप इसको ड्रोन हमलों का नतीजा करार देते हैं कि गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जाए, आलमी तवज्जो जो है वो आलमी दुनिया की जो तवज्जो यहाँ पर मबजूल करवाई जाए ताकि ये जो दुनिया है वो इस पर एक्शन ले। ये एक लेम एक्सक्यूज़ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत बड़ा ये मीडिया का सेक्शन जो है या हमारी आबादी भी है वो इसको बाई करती है। ये प्रोडक्ट सेल होती है पाकिस्तान में कि आप हर चीज़ को आप ड्रोन के साथ आप उसको जोड़ दें। एक्सीडेंट हो जाए तो भी ड्रोन की वजह से हुआ है, अटैक हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, सब चीज़ें। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कहा कि मार्केट मौजूद है, बहुत सारे बायर्स हैं और मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा लोग हैं जो इस आर्गूमेंट को बाई करते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में वहाँ पर अमेरिकन बैठे हैं या वो ड्रोन करते हैं, लिहाजा तालिबान को जस्टिफिकेशन है कि वो जिसको चाहे और जाकर मार दे। सो मैं नहीं समझता कि ये कोई
इस तरह का इसको जोड़ा जाता है या जोड़ा जाना चाहिए इवन। और जिन मुल्कों के इन्होंने उसमें ये किलिंग्स की हैं वो ऑलरेडी अमेरिकन के साथ इस वार में शामिल हैं या उनकी सपोर्ट उनको शामिल है, चाहे चाइना हो या यूक्रेन हो या दूसरे ममालिक जिनके नाम आ रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता वो ममालिक को पाकिस्तान में बहुत बड़ा दबाव डालेंगे कि आप जाएँ अमेरिका से लड़ जाएँ और ड्रोन रुकवाएं ताकि हमारे कभी इक्का दुक्का शहरी आते हैं तो उन पर हमले ना हों, एक बात। और दूसरी बात, जहाँ तक सियाहत की बात जो कही जा रही है कि शायद इससे पाकिस्तान में बहुत बड़ा सेटबैक आएगा और सियाह पाकिस्तान में नहीं आएगा, पहले भी कोई नहीं आ रहे थे यहाँ पे। एक चीज़, पाकिस्तान ये पिछले 10-12 साल में कभी भी सियाहत के लिए फ्रेंडली मुल्क नहीं रहा। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो इन्होंने सदर जरदारी साहब और गिलानी साहब की हुकूमत, अगर आपको याद हो, जो वजीर सियाहत लगाए गए थे वो ये मौला फजल रहमान साहब के भाई थे, अताउर रहमान साहब थे। इससे देख लें पाकिस्तान में कितनी आप सीरियसनेस दिखाते हैं कि आपके नज़दीक वो कोई मिनिस्ट्री ही नहीं थी, चले आपका वहाँ पे आपकी बंदर बांट हो रहे वजारतों को चले मौलाना जी अताउर रहमान साहब को थे, जिन पे इल्ज़ामात लगते थे कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स तालिबान। इसलिए कोई पाकिस्तान पे सच कोई सियाहत के लिए कोई बदनामी नहीं होने वाली, ना कोई बहुत बड़ा कोई ये पहले से रेले आ रहे थे, रेले आना बंद हो जाएंगे। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का विक्टिम बन चुका है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कुछ नहीं कर पा रही। अब यहीं से देख लें कि आपने पुलिस के जिम्मे लगा देगा, आप जो सर्च करें, भाई इतना बड़ा वाकया, आप ये कम से कम कुछ तो वहाँ पे आपको कोई अर्जेंसी दिखे, दुनिया को पता चले, मीडिया को चले, कोई आप हेलीकॉप्टर वहाँ पे एक्टिवेट करें, कमांडर्स वहाँ पे भेजें। ब्रेक का बहुत बड़ा दहशतगर्दी का ये वाकया है और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का ये कहना कि पार्लियामेंट हाउस पर भी दहशतगर्दी का खतरा है। उनके इस बयान पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात करेंगे तारीख की बुलंद तरीन दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया है। नांगा पर्वत में 10 गैर मुल्की सयाहों को कत्ल करके पाकिस्तान का इमेज और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की गई है। पहले ही सयाह पाकिस्तान आने से घबराते थे। काई साहब, IG और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुअत्तल कर दिया। मेहदी शाह कहते हैं कि इससे पहले चारों सूबों में दहशतगर्दी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, सिंध में भी हो रही है, KPK में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। वहाँ के अफसरान को तो फौरी इस तरह के एक्शन के बाद नहीं हटाया जाता, तो ये क्या मैसेज दिया है कि वहाँ के अफसरान को हटाया? कुछ करना था, इंटरनेशनली जो एक फोकस हो गया था, ये इवेंट ऐसा था कि इसको तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज ने उठाया है और फिर जो है हमें जो ये ऐसे इवेंट इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे। अब ये मुल्क देखें जरा, इस जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये जो 20-30 साल से इन्होंने ये गंद डाल रखा है यहाँ पे, वरना ये क्या इससे ज्यादा यहाँ जितने से आते थे 70s तक, मैं ये कहता हूँ ज़ियाउल हकीम मार्शल लॉ से पहले तक, कि यहाँ अगर आप देखें, और फिर ये खूबसूरत इलाके फेरी मीड, इसका नाम ही फेरी मीडोज है। तो हमने इन आबादियों, एक ऐसा मुल्क जिसमें 4 मौसम है, हर किस्म का लैंडस्केप है, बेहतरीन और आला लोग हैं, उस पर यह दहशतगर्दी मुसल्लत कर दी गई कि इनकलाबात को रोकने के लिए लोगों की जो फ्री विल है, लोगों का जो एक्सप्रेशन है, इनकलाब क्या होता है, तब्दीली के लिए लोग, जब उसको रोकने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए इन्होंने ये सारा खेल उठाया। और अब क्या है कि अब ये रियासत इट सेल्फ थ्रेटेंड है। एक तरफ वो IMF के से, अब देखें ना, आप पूरा सिनेरियो देखें। अभी आज साग डार साहब कह रहे थे जी हम बड़े बावकार तरीके से पैसे लेंगे उनसे, दिस एंड दैट, नहीं लेते। तो कल की एक खबर ये थी कि जब खुदा न खास्ता मीशत का ये हाल है कि हम डिफॉल्ट पे जाने सोच रहे हैं। अब ये बिल्कुल क्लास साहब ठीक कहते हैं कि जाएं ऊपर जाके, ये फौज जाए या जो हेलीकॉप्टर या लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे रियासत मुयसर हो, कैसे वो इफेक्टिव हो, कैसे अपनी आबादियों की खूबसूरती को वो दोबारा से रेस्टोर कर सकती है, कैसे वो इसी तरह से कर सकती है कि ये आबादियों वाकई क्लासेस। साहब काई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रियासत कैसे हमारी फ़ाल हो, मौसर हो, जबकि आपके वजीर दाखिला जो हैं वो चौधरी निसार कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस पर भी अब हमले का खतरा है, दहशतगर्दी का खतरा है। कि ऐसी इत्तलात भी मौसूल हुई हैं? शाजिया, मैं इससे पहले कि आपके इस बात का मैं जवाब दूं, जो आपने पहले सवाल किया था कि जो एतराज़ किया है वहाँ पे मेहदी शाह साहब ने कि क्यों हमारे IG साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी को किया गया, क्योंकि पहले ये इस तरह आपने कभी नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने चौधरी निसार अली खान ने बिल्कुल सही ये स्टेप लिया और इन्हें लेना चाहिए। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो पुलिस है, इनकी अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं है। और ये जो खराबी की बुनियादें पड़ी थी, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत पड़ी थी कि इस मुल्क में कौन सा वाकया था जो नहीं हुआ और जिस पे किसी को अकाउंटेबल यहाँ पे करार नहीं दिया गया। चाहे हमारे GHQ पे कब्जा हो, चाहे हमारे यहाँ पे आपके सामने एबटाबाद का अटैक हो, इसके बाद ISI के दफातर पे अटैक हो, नेवल एयर बेस हो, एक लंबी लिस्ट है जो आप चाहे फौजी साइड पे
देख लें किसी से कभी कुछ नहीं पूछा गया। आप इधर आए अगर सिविलियन साइड पे देख लें तो हर सूबे में दहशतगर्दी हुई है, आपने कभी भी किसी आईजी को बैठ के उसको अकाउंटेबिलिटी ये करना पड़ेगा। कोई नाअहल आदमी अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो आप उसकी जगह एक नया बंदा जाए, और प्लस उनको मैसेज तो भेजे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो करें चीफ सेक्रेटरी को और उसको आईजी को, कम से कम और कुछ नहीं। उन्हें वहां गिलगित से यहाँ आने में जो 2-4 दिन तकलीफ होगी, वो तकलीफ में से गुजरने दो, उन्हें तो एहसास हो थोड़ा सा कि उनके जिम्मे एक टास्क लगाया गया, उनके जिम्मे काम लगाया गया। इसलिए मैं तो इस हक में हूं कि इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, ये उनका काम है और वो अपने काम में मेरा ख्याल है पूरे नहीं उतर रहे। एक चीज़ और इसका आई होप कि आने वाले दिनों में इसका दायरा मजीद वसी होगा। जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स पे ये दबाव नहीं बढ़ाएंगे कि वो डिलीवर करें, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अब आते हैं जो आपने बात की पार्लियामेंट पे थ्रेट की, ये पहले भी ये रहमान मलिक साहब ये बात करते रहे हैं और 5 साल मुसलसल दोहराते रहे हैं कि पार्लियामेंट को खतरा है। वो तो बहुत बड़ा ड्रामा भी क्रिएट कर लेते जो हमने देखा था कि ये बुला लो, उसको बुला लो, आप अब सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बड़ी टाइट कर दो, उनकी लंबी कहानी होती थी। मुझे ये लगता है कि इसी तरह की रिपोर्ट जो है ये इनको चौधरी निसार अली खान साहब को भी पेश की गई है। जो असल चीज़ है चौधरी निसार अली खान को बिग चैलेंज है, मैं समझता हूँ। ये थ्रेट्स तो आती रहती हैं, ऑलरेडी इस्लामाबाद अंडर थ्रेट है। जो मैं यहाँ पे एज इस्लामाबाद की रिहायशी के तौर पर देखता हूँ कि इनकी पुलिस फोर्स के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, कम्पिटेंसी भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है कि अगर दहशतगर्द ये फैसला कर लें कि हमने अटैक कर रहे हैं। मैं 15-16 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं आपको शर्तें बता सकता हूँ वो बगैर किसी हलचल के कर सकते हैं। इनके पास कोई वेपन्स नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, इनको सिक्योरिटी गैजेट्स नहीं है, इन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि कौन दहशतगर्द है, कौन है या नहीं है। हम इवन गाड़ियों से बैठे हुए कोई भी जगह जगह रुकावटें खड़ी हुई है, जगह जगह बैरियर्स हैं, जगह जगह चेक पोस्ट है, इतनी इनसे कुछ नहीं होने वाला। शाहजहां आप एक वहां पे चप्पे पे सिपाही खड़ा कर दें, कुछ नहीं कर सकते। इनमें उनका कसूर भी नहीं है। मोस्टली यहाँ सिफारशी भर्तियां होती हैं, कोई मेरिट का, कोई आपकी ये कॉम्पिटेंसी नहीं देखी जाती, कोई मोटिवेशन नहीं देखी जाती कि कोई पुलिस में आना चाहता है नहीं आना चाहता, या उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि नौकरी कहीं नहीं मिल रही, आप जॉबलेसनेस के मसले हैं, लिहाजा अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिले आप ऐसे सिपाही लग जाएं। तो इस तरह की यहाँ भर्तियां की गई, इस तरह के सियासतदानों ने खुद ही भर्तियां कराई हैं। सो मैं नहीं समझता कि अगर कोई इस तरह की थ्रेट भी है मौजूदा पुलिस फोर्स के साथ जो इस्लामाबाद की है, जो यहाँ पे खड़े होते हैं सड़कों पर टार्च लेके, आप कभी यहाँ खुद देखेंगे टार्च के साथ हमारा जायजा लिया जा रहा है। पिछले 10 साल से हम ये भुगत रहे हैं। इतना तो इनसे हो नहीं सकता कि आप कोई मॉडर्न गैजेट्स लें, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लें, उनको आप ट्रेन करें, उनको मोटिवेशन दें और उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट लेके। होता क्या, कोई किसी एमएनए को रोक ले, किसी हम सहाफी को भी रोक ले, पुलिस वाला कार्ड मांग ले, हम उसके गले पड़ जाते हैं। हमारी उसमें मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये देखें ना, आपने जो जिस तरह 1150 अरब रुपया रख दिया आपने डेट सर्विसिंग के लिए, 600-700 आपका डिफेंस पे जाएगा, आपका जो बजट का डेफिसिट है वो 8% तक पहुंच गया। इस मैशत के साथ इस मैशत के साथ जो है, और फिर जो और प्लेयर्स हैं इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स हैं जिनकी नजरें बलोचिस्तान पे लगी हुई हैं, बलोचिस्तान के मिनरल पर लगी हुई हैं, दिया मीर बादशाह डैम का जिक्र हो रहा है जी कि वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को हम रोकेंगे, 3 किस्म की इंसर्जेंसी, ये सारी चीजें ऐसे कैसे ठीक होंगी? ये तो अभी कल कह रहे थे ये $5 बिलियन ना मिले तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बुनियादी रेडिकल चेंजेस रिक्वायर करती है हमारी सिचुएशन और हमारी स्टेट, और पता नहीं किसी को इसकी रियलाइजेशन है या नहीं। क्या कहेंगे आप? काजी साहब, ये बड़े एक अहम इश्यूज हैं जो आप उठा रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर खुद आप अपने पॉइंट्स की गहराई में जाएं, ये तमाम पॉइंट्स ये लिंक्ड हैं आपकी सिक्योरिटी के साथ, आपके लॉ एंड ऑर्डर के साथ। चाहे आपकी मईशत ने तरक्की करनी है, चाहे यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आनी है, सियाह ने आना है, या कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जनरेट, ये उसी वक्त ही होगी जब लोगों को ये यकीन होगा, चाहे हमारे नेशनल हैं, पाकिस्तान के हैं या बाहर से आने वाले हैं, कि हमारी जान माल को यहाँ पे कोई खतरा। उसके बगैर ये नहीं हो सकेगा। आप चाहे अरबों डॉलर ले आए, आप यहाँ पे आप कुछ भी कर लें, इवन जो कुछ हो सकता है आप करें, नहीं होगा अनलेस लोगों को सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। मैं ये एक मेरी खुशफहमी है, मैं इसका बरौला मैं आगे इजहार भी कर रहा हूँ कि चौधरी निसार अली खान में वो कैपेसिटी है कि ये कर सकते हैं। इनमें मुझे विल नजर आती है। इन्हें थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, इन्हें अपनी हुकूमत से भी सपोर्ट चाहिए, इन्हें पार्लियामेंट से भी सपोर्ट चाहिए। मैं समझता हूँ इनको इनिशियली एक तरह के मीडिया से भी सपोर्ट किया, क्योंकि ये जितना बड़ा जिन बन चुका है और जितनी हमने एक उसका डैम केयर एटीट्यूड पिछले 5 सालों में पिछले वजीर दाखिला का देखा है, आदतें बहुत खराब हो चुकी हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी की भी हो चुकी है, हमारी पुलिस की भी हो चुकी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या सीक्रेट एजेंसीज हैं, उनको कुछ ना कुछ आपको टाइट करना होगा, उनको से आपने डिलीवर कराना है। और जो मेरा खौफ है, जो मौजूदा लाट इनके पास है, जिस तरह की ट्रेनिंग है और जिस तरह की इनकी मोटिवेशन, इनका लेवल 0 के करीब है, मुझे कोई मैं इसमें आप कह सकते सुबह सवेरे कोई नाउमीदी नहीं फैलाना चाहता। इतने जल्दी रिजल्ट की मुझे तवक्को नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। भाषा डैम की बात
ताकि कि ये कोशिश हो सकती है कि चीनी सरमायाकारी जो है इसको रोका जाए। तो इस वाक़े के बाद जहां चाइना के लोग कत्ल कर दिए गए, चीनी सयाहों को कत्ल कर दिया गया, अभी भी हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तवक्को रखें चाइना से? ये चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, ये जहन में रखिएगा। कुछ चाइना वो जैसे काजी साहब का मुझे फिर वही कोट याद आ रहा है कि जितनी हिमालय से ऊंची दोस्ती होती है तो समंदर से गहरी जेबें भी होती हैं। तो ये काजी साहब का बड़ा मशहूर और मेरा फेवरेट इनका कोट है। ये चाइना को हमारी मोहब्बत में नहीं आया हुआ यहाँ पर। अच्छा। उनको गवादर मिल गया है, उनको पाकिस्तान में अरबों डॉलर के उनको वो कर्जे भी देते हैं। फिर आप मुझे बताएं, रेलवे मिनिस्ट्री के 20 स्कैंडल हैं इस वक्त, इन्वॉल्व बिलियंस ऑफ डॉलर से ऊपर चले गए, तमाम में तमाम चाइनीज इन्वॉल्व हैं, चाइनीज कंपनी इन्वॉल्व हैं। ऐसी बात नहीं है, वो जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवादर में करें, क्लासर साहब उनके अपने हाँ उनके इंतहाई बड़े ऑफिशियल जो हैं, जो रिपोर्टें आई हैं वहां पे करप्शन का बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ जो उनके जो अभी उनके नए लीडर आए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वहां भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की कहानियां चल रही हैं जो करप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी की। और इसलिए आप ठीक कह रहे हैं। और इससे हट के माजी में जैसे मैंने कहा कि चाइनीज यहाँ पे ये आपके अगवा भी होते रहे, कत्ल भी होते रहे, अच्छी बात है। हम कहेंगे कि चाइनीज इन चीज़ों से डरे नहीं है, इसको हम पॉजिटिव टर्म भी दे सकते हैं कि चाइनीज इससे खौफजदा नहीं हुए। उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी पाकिस्तान में आके सारी ये चीज़ें करना अपनी जगह पे अच्छी हैं, पॉजिटिव होंगी, हम उन पर तनकीद कर सकते हैं बहुत सारे मामलों में। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि चाइनीज इन चीज़ों से डरे नहीं है। ये पिछले 10 सालों में इनके वर्कर्स को, इनके टेक्नीशियंस को, इनके इंजीनियर्स को या दूसरे जितने भी आए चाइनीज यहाँ पे आके डैम्स पे काम करते हैं। साहब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि हम अपनी आबादियों को, एक तरफ टेररिस्ट हैं जो उन्हें टेरराइज कर रहे हैं, मार रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF जो हमें ट्विस्ट करके खून का आखिरी कतरा निचोड़ के उधर ले जा रहे हैं, चाइना का आपने जिक्र कर दिया, तो इन आबादियों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारे सियासतदान ही करेंगे। तो इसलिए तो हम लड़ते हैं इनसे, इसलिए तो हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो लोग तो आके लूटते रहेंगे हमें। काजी साहब, जब तक मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन जब तक आप पाकिस्तानी कौम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारे बहुत सारे ये दीगर जो इदारे हैं वो ये लर्न नहीं करेंगे कि हमें जो सिक्योरिटी करनी है वो पाकिस्तान के विद इन रह के करनी है, हमारे अपने बॉर्डर्स के अंदर करना है, अपने लोगों को सिक्योर करना है। हमारे ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहते, पूरी दुनिया हमसे एक स्टेज पे तंग आ गई थी कि ये कहीं भी पटाखा बाज जाता था, पता चलता था वो जो साहब थे पाकिस्तान से होके गए थे, चाहे वजीरिस्तान से होके गए, वो ट्राइबल एरिया से गए हैं और यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए। सो हमारे यहाँ जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्हें चाहिए था कि आप ये मौका मत दें, अमेरिकन को दें, चाइनीज़ को दें या अफगानिस्तान या अब इंडिया को दें कि वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि हमारी जो सरजमीन है ये यूज़ हो रही है टेररिज्म की। उसके बाद उन लोगों ने इनरोड्स करने शुरू किया। बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, प्रॉक्सी वार की, तो प्रॉक्सी वार जैसे मैंने कहा कि हम भारत के साथ कर रहे हैं, भारत हमारे साथ कर रहे हैं, हम किसी एक पॉइंट पे जाके एग्री नहीं कर रहे कि बस करें। अगर आपने एक तरह की फॉर्मल जंगे लड़ के देख ली, आपने प्रॉक्सी वार्स करके देख ली, इवन देन आप एक दूसरे के बॉर्डर ऑफ चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं पे एक लाइन ड्रा करनी चाहिए जो मुझे ड्रा होती नजर नहीं आ रही। ब्रेक का वक्त है, मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है आपसे। ये जो नागा पर्वत का वाकया है, इसमें जो दहशतगर्द हैं 18 से 20, और जितना उनके लिए जाना वहाँ मुश्किल टारगेट था, उतना ही वहाँ से उतरना भी मुश्किल टारगेट है। तो आसानी से इनको पकड़ा जा सकता है अगर इसको सीरियस और संजीदा तरीके से लिया जाए, हमारी एजेंसीज की तरफ से, हमारी फौज की तरफ से, पुलिस की तरफ से। बिल्कुल शाजिया, और इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है आई होप कि पुलिस इन लाइंस पे काम कर रही होगी। एक तो इसमें लोकल को इन्फॉर्मर यकीनन मौजूद हैं जिन्होंने उनको लीक किया है कि यहाँ पे इतने ये आए हुए हैं और वो कहाँ पे बेस्ड हैं। और ये भी खबर आ रही है जैसे कि 2 गाइड भी वो साथ लेके गए थे, लेकिन डेफिनेटली उनको बताया गया है। एक और आ रहा है कि उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि उन्होंने इतनी, जितने माउंटेनियर्स आते हैं बाकायदा ट्रेन लोग होते हैं, आम आदमी चढ़ ही नहीं सकता, इतनी ऊंचाई पे बर्फ के इलाके हैं और ये डिफिकल्ट टेरेन्स हैं सारे के सारे, इसलिए ये बाकायदा ट्रेन लोग थे। इनके बारे में ट्रेस करना मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल होना चाहिए अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होती है। लेकिन आपको हेलीकॉप्टर्स के लिए सर्च ऑपरेशन आज सुबह शुरू करना चाहिए था, जो आपके टूर ऑपरेटर्स कह रहे हैं। आपको कम से कम उनको कुछ थ्रेट जानी चाहिए कि हमें एक तरह हार्ट परसूट हो रही है, हमें हंट करने की कोशिश की जा रही है, वो हमें नजर नहीं आ रही, और पुलिस के जरिए काम नहीं हो सकता जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने MNAs को एक खत लिखा है, उस खत में लिखा क्या है ये आपको बताएंगे क्लासरा साहब एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। रऊफ क्लासा साहब, आपकी स्टोरी से ये तो इंकशाफ हुआ कि अरकान कौमी असम्बली के खाने पर रोजाना 5 से 7 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। भले इन्हें 1000 रुपये अलाउंस इसीलिए मिलता है कि वो रोजाना का खाना खुद से खाएं। जो स्पीकर ने खत लिखा है अरकान कौमी असम्बली को, उसमें क्या कहा है उन्होंने? शाजिया, ये मेरा ख्याल इस तरह का पहला कोई लेटर लिखा है कि अरकान असम्बली को। मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये प्रैक्टिस या रिवायत चल रही आ रही है कि जब भी यहाँ बजट के सेशन होते हैं तो उस पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने एक जॉइंट सेक्रेटरी को, सेक्शन ऑफिसर को, सुपरिटेंडेंट, बाकायदा एक गिरोह आता है वहाँ से, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और जिसकी अब जेबें नोटों से भरी हुई होती है। उनका काम यही होता है, उन्होंने खड़े होकर MNAs के खाने पीने का इंतजाम करना है। और यहाँ इस्लामाबाद में एक केटरिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसको हायर किया जाता है, कंट्रैक्ट किया जाता है, और उनके साथ डेली 2 किस्म के खाने पकते हैं यहाँ पे। एक तो दोपहर का खाना पकता है जो उन्हें दिया जाता है, MNAs को दिया जाता है, और उसके बाद हाई टी होती है यहाँ पे बाकायदा शाम के सेशन के लिए हाई टी। और हाई टी के नाम पे भी 3-4 उसमें डिशेज होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और इंतने डिलीशियस किस्म की। उन पे जो टोटल अब जो अखराजात का, मैंने जानबूझ के 4-5 लोगों से मेरी बात हुई कि पर हेड कितना लिया जा रहा है और इसकी टोटल कास्ट क्या, और ये केटरिंग भी है, उसमें उन्होंने इनको सर्व भी करना है, खाना भी खुद पकाना है, मटीरियल भी लेके आना है, सारा कुछ करना है। मैंने बड़ा कम फिगर रखा है, जो वो बता रहे थे ज़्यादा बता रहे थे, मैं कि उसमें एग्जैजरेशन ना हो जाए। सो मैंने 5 से 7 लाख इसका डेली का लिखा है, हालांकि खर्चा इससे वो कहते हैं ज्यादा का हो रहा है। अच्छा। और अच्छा, आप ये 342 तो ये MNAs थे, जब सेनेट का इजलास चला तो सेनेटर्स भी खा रहे थे, 100 के करीब, आप उनको लगा लें। अच्छा, इसके साथ साथ जो वुज़रा हैं उनके चैम्बर्स में खाना जाता है, उनका स्टाफ है वो खाता है, फिर कौमी असम्बली का स्टाफ है ऑफ कोर्स जो उनसे मिनिस्टर से हैं या उन MNAs के साथ हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। सो वो ये कहते हैं कि नाम तो 500 के करीब खाने का, लेकिन इससे ज्यादा खाना पक रहा है। और जो उनका एस्टिमेट था वो कह रहे हैं 10 लाख रुपया पर डे से ज्यादा का खर्चा आ रहा है एक चीज। अच्छा, वो कहते हैं कि MNAs की हद तक तो ठीक है, जो सेनेटर्स की चलें भाई खाएं आप, हालांकि इनको 1000 रुपए इनको पर डे इनको अलाउंस मिलता है कि और वो इसी का है, खाने पीने का है, अपने आप को मैनेज करना है कि जो भी एक्सपेंडिचर है। अब ये इंकशाफ हुआ है और स्पीकर साहब के जो नोटिस में लाया गया है कि ये खुद तो खा ही रहे हैं। मैंने उन्होंने सबका नहीं कहा, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं ताकि सारे हमारे दोस्त नाराज ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे MNAs हैं जो खुद भी खाना खाते हैं, जो उन्हें खाना चाहिए भाई, लेकिन साथ में अपने दोस्तों और मेहमानों को भी लेके आते हैं, जो उनसे मिलने आते हैं हल्के से, कोई यार दोस्त या कोई मेरे जैसा टक्कर गया कि जनाब आप खाना खाने जा रहे हैं तो हमें भी साथ ले लें। तो कहते हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई, जो MNAs अच्छे खासे उस पर डिस्टर्ब हो रहे हैं ये। अच्छा, एक और काम करते होते हैं, जब ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है या ये वजारत ये फाइनेंस है, कि हर साल सहाफ़ियों को भी वहाँ पे मुफ्त खाना मिलता था। जब ये खाना सबको मिल रहा होता था तो वो कहते ताकि रिपोर्ट ना करें, ताकि कोई नेगेटिव चीज़ ना छपे, तो साथ में सहाफ़ियों को भी दावत दी जाती थी। इस दावत शिराज में आप भी शरीक हूँ और जितना खाना आप खा सकते हैं आप भी खाएं। लेकिन इस दफ़ा इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को आपको दाद देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बाकायदा कलेक्टिव इस पर ये फैसला किया गया है, उनके एसोसिएशन है जो सहाफ़ियों की, जो वहाँ पर पार्लियामेंट में जाते हैं, तकरीबन मेरा ख्याल 100-200 के करीब सहाफ़ी जाता है। उन्होंने कहा इस दफ़ा हम सरकारी खाना नहीं खाएंगे। उसके पीछे एक वजह है कि पिछली दफा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा था, उसमें कुछ ऑडिट पैरे लाए गए, पता ये चला कि उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने दिखाए हैं कि ये हमने सहाफ़ियों को खाने खिलाए हैं, कभी आपने ईद पे बुला लिया, आपने कभी गेट टुगेदर, उसका ऑडिट पैरा बन के आया, डिटेशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया कि जहाँ पे लूटमार शुरू है खाने पीने को, सहाफ़ी भी खाने खा रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद सहाफ़ी ने ये फैसला किया कि ये हमारे साथ सही काम करते हैं, कोई चाय पे बुला ले, कोई पानी पिलाने बुला ले, कोई आपको खाने पे बुला ले, उसके बाद करोड़ों रुपए का बजट दिखाते हैं, उस पर ऑडिट आपके ऑब्जेक्शन बनते हैं, हम बदनाम होते हैं पूरी दुनिया में कि ये देखें सहाफ़ी मुफ्त के खाने खा रहे हैं। सो इस दफा उन्होंने फैसला किया कि हम खाने नहीं खाएंगे। अच्छा। उनको बड़ा राजी करने की कोशिश की गई, डेलीगेशन भेजे गए, वफद भेजे गए सहाफ़ियों के पास कि मेहरबानी फरमाए हजूर, जहां पे और लोग खाना खा रहे हैं आप भी खाने खाएं, लेकिन सहाफ़ी डटे रहे हैं, उन्होंने नहीं खाया। उसके बाद स्पीकर साहब ने एक लेटर लिखा जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है उनका, उसमें उन्होंने कहा है, और ये 22 जून का लेटर है सैटरडे को, उसमें उन्होंने हेडलाइन दी है, उसका लिखा है एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट इन द लॉबीज, जिन लॉबीज में खाने खिलाए जाते हैं इनको वहाँ पे सारा, उस पे जो लेटर जारी किया मलिक खलीक साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं एडमन के, उसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब के नोटिस में आया है कि बहुत सारे MNAs जो हैं वो खुद भी ऑफ कोर्स खाना खा रहे हैं मुफ्त का, लेकिन वो अपने साथ दोस्तों को भी ला रहे हैं। तो स्पीकर ने कहा ये बड़ी गलत रिवायत है, बड़ी गलत बात है, वो स्ट्रेंजर इन द हाउस हैं, आपको उनको वहाँ नहीं लाना चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट उनकी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। टोटल जो खर्चा 30 दिनों का हमें बताया जा रहा है, कम अज कम, मैं फिर उसका मिनिमम फिगर कर रहा हूँ, इन खाने खिलाने पे MNAs को 5 करोड़ रुपए में इनको मिलेंगे। इसके अलावा जो उनको डेली अलाउंस मिल रहा है उस पर 40 करोड़ रुपया इनको एक साल में अदायगी की जाएगी MNAs की, जो उनको इसलिए मिलते हैं कि आप उससे अपना खाना पीना और दूसरी चीजें करें। सो ये है वो कहानी है। फिर हम कहते हैं खजाना खाली है क्लासा साहब, खजाना खाली है वो तो उसके लिए ना, इसलिए तो हम 8 से 9 हज़ार रुपए का ऐलान करते हैं मजदूर के लिए, जो उसको हम यहाँ दौलत पैदा करता है।
बेसिकली ये समाज में जितने 50 करोड़ है, कभी हमने सोचा ये कहां से आए? ये जो जिस पे आप टैक्स बनाते हैं, जिस पे आप बजट बनाते हैं, ये वही कदर फाजल है, ये वही चीज है जो हर आदमी को आप एक माचिस की डिबिया पे भी टैक्स लगाते हैं, ये वो सारे पैसे इकट्ठे होकर जाते हैं। और जो पैसे बना रहा है, जो ये दौलत तख्लीक कर रहा है समाज में, उसकी क्या सूरत है? अरकान कौमी असम्बली अगर चाहें कि इस तरह पैसे जाया ना हो खजाने के, तो वो भी सहाफियों की तरह कह सकते हैं कि जी हमें 1000 रुपया डेली का अलाउंस मिलता है, हम उसी में मैनेज करेंगे, हम इस तरह खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाते क्लासरा साहब। ये नहीं लेंगे, वही वाली बात। और मैं कभी बाज़ दफ़ा तो मैं आपकी ईमानदारी से तो शर्म आती है जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। कभी दवाइयों का स्कैंडल कभी कुछ सामने आया तो आप उसमें देखेंगे कि इनको वो मिले, अनलिमिटेड मेडिकल बिल मिला हुआ है तमाम एमएनएस को। और जिस तरह की हरकतें हमारे सामने आती हैं, और बाज़ दफ़ा चीज़ें सामने भी आई थी कुछ, उस पर लगता है कि ये से चलो आपको अलाउड है, आपके घर वालों को अलाउड है। बहुत सारी ये चीज़ें आई हैं कि दवाइयों के नाम पे इन्होंने जाके बहर बेची। अच्छा कलादर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखें 1000 रुपया डेली, 30,000 रुपया आपने रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारा, उसको 30,000 रुपया सिर्फ हमने खाने का दे दिया, फिर भी वो। और जो आम आदमी है, फिर हम इस डेमोक्रेसी को क्या कहें? कोई लिंक नहीं लगता, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है इलेक्टेड और जो इलेक्टरेट के माबैन, इतना बड़ा बोध है, माशी फर्क है। हम कैसे कहें कि हम फटे पुराने कपड़े पहनने वालों को, मेल न्यूट्रिशन बच्चों को, 30 से 40% बच्चे जो हैं जो 15 साल बाद बड़े होंगे वो सीधे बुढ़ापे में चले जाएंगे। तो हाउ कैन वी से दैट दीज पीपल रिप्रेजेंट अस? काजी साहब, ये जमहूरियत के नाम पे हम खुद भी बहुत बड़े जमहूरियत के हामी, हम चाहते हैं कि चीज़ें चलती रहें, ऐसा ठीक होंगी। लेकिन ये कुछ मुझे बाज़ दफ़ा फील होता है कि जमहूरियत को डिफेंड करना, जमहूरियत को कंटिन्यू करना शायद हमारे मफाद में है या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के मफाद में। इन एमएनएज, पार्लियामेंटेरियन जब वुज़रा के मफाद में नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कभी सुनते थे कि बड़े लोग होते हैं, डेरे चलाते हैं, उनके यहाँ लोग आके खाने खाते हैं। और एमएनएज या इस तरह के मिनिस्टर्स के बारे में हम यही तवक्को करते हैं, कुछ सेल्फ एस्टीम होती है, कोई इज्जत होती है। कोई मेरा मेहमान अगर आए, उसको मैं साथ लूँ, शादी पे ले जाऊँ, क्या हूँ जी मैं भी शादी पे चल रहा हूँ, आपको मुफ्त में खाना मैं भी खाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा। कोई हल्की सी तो बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, थोड़ा सा वैल्यूज का ख्याल करना चाहिए। आपको देखना चाहिए टैक्स पेयर्स का पैसा, खुद आप टैक्स देने को तैयार नहीं है। ये जैसे फिर डिटेल्स आ रही हैं, आज मैं देख रहा था, बिल्कुल ठीक क्लास साहब, आप अपने गोशवारे आप जमा नहीं कराते, आप अलाउंसेस आप ले रहे हैं, तनख्वाहें आपकी बढ़ रही हैं, गाड़ियां आपको मिली हुई हैं, ये पेट्रोल आपको मिले हुए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप उसके बावजूद भी 2 बंदे अगर मुझसे मिलने आ गए हैं तो उनको मैं साथ लेकर लॉबीज में पहुंच जाता हूँ, आप भी मेरे साथ मुफ्त खाना खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। क्लासेस अब प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कई साहब की भी बहुत अहम खबरें हमारे पास हैं, वो आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी, कैसा आपकी खबरें? शाजी, मैंने जिस तरह आगाज़ में कहा था कि जो सिटीजन पुलिस लाइजान कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट दी है जो अगवा बराए तावान का धंधा किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। बहुत से ग्रुप हैं, कुछ ग्रुप जो हैं वो इंटीरियर सिंध में भी बेस्ड हैं, बताया जा रहा है, और कुछ जो है शहर में, और फिर इंटर सिटी ग्रुप्स बन गए हैं। और जो बाहर से तालिबान के नाम पे आए हुए हैं लोग, ये जो बंदा उठाते हैं, ये उठा के अपने आबाई शहर में ले जाते हैं, ये भी हमें बताया गया। और फिर उसमें पिछले साल सबसे ज़्यादा अगवा के केस हुए थे। 2012 में 132 केसेस सामने आए थे। अब तक 6 महीनों में 74 केसेस सामने आए, मगर बताया जा रहा है कि सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जो कि शिकायत करते हैं और बताते हैं, वरना वो अपने तय इन इफेक्टिविटी जो पुलिस की है उसकी वजह से या नाअहली की वजह से वो खुद ही उनको जो है वो पैसे दे के बंदे निकलवा लेते हैं। और फिर कराची में जो एरियाज मार्क किए हैं, बताया गया कि जहाँ सबसे ज़्यादा ये हो रहा है वो गडाफ टाउन है, उसके बाद नादरन बाईपास है, सुपर हाईवे है, गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर, डिफेंस, और उसके बाद शाह लतीफ़ टाउन है और बिन कासिम टाउन। ये ऐसे जो इलाके हैं जहाँ से आमतौर पर उमरा ज़्यादा होना जिनका एहतमाल है, उनको उठा के ले जाते हैं। और ये एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड बन गया। और पता नहीं कायम अली शाह साहब इसके बारे में पहले उन्होंने क्या किया, पिछले 2012 में तो उन्हीं की हुकूमत थी, अब ये क्या करेंगे। बहरहाल ये सूरत हाल अब अलार्मिंग हदों को छू रही है। और उसके साथ शाजिया, मैंने एक स्टोरी आपसे कही थी, आज ये रिपोर्ट आई है कि PSO में एक बहुत बड़ी वाइड इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और उसमें बहुत से जो और 3 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने जो है वो सीज कर लिया। और यूं लगता है कि अब इस सारे जो तेल का जो सेक्टर है, ये जो क्राइसिस है, इसको शायद टेक ऑन कर रही है गवर्नमेंट या ख्वाजा साहब, जो भी टीम हमारी इकॉनमी की टीम है। और उसमें उन्होंने इससे पहले भी एक हुई थी इंक्वायरी जो $5 बिलियन की इंक्वायरी थी, मगर वो
इंक्लूसिव रही थी और वो नैब ने की थी और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने की थी, मगर अब इन्होंने बहुत से मुआहदे जो हैं उनकी तफसील तलब कर ली है। जो डैमरेज के मद में ये पैसे देते हैं हम उसकी तफसील तलब कर ली है और अभी तक की खामोशी है, मगर अंदर से जराए रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं कि ये बड़ी वाइड होगी और उसके 30 कंपोनेंट्स हैं जिसको वॉच कर रही है हुकूमत और वो देख रही है। मगर मैं जाते जाते ये भी कह दूं, जिस तरह कल एक मैं यूसुफ नजर साहब का आर्टिकल देख रहा था कि अगर इस सारे सेक्टर को आपने ठीक करना है तो आपको आईपीपीज भी विजिट करने पड़ेंगे, आपको रिविजिट करके उनके सारे मुआहदे देखने पड़ेंगे, आप कितने क्योंकि ये अब शोर बचेगा कि जी ये जो ओरिजिनली जो आपने मुआहदे किए थे वो इतने महंगे किए थे और इतने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कर दिए थे, इन्वेस्टर फ्रेंडली कर दिए थे कि पूरी रियासत बैठ रही है। तो मुझे लगता है ये शायद उसी तरह के साथ। क्लासर साहब, आपकी बड़ी आम स्टोरी है, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने जो अपने दौर में तकरीरें की, मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, इस है क्या सारा मामला इसमें? ये शाहजहा मेरी स्टोरी नहीं है जी। मैंने तो पहले एक स्कैंडल फाइल किया था यहाँ पे इसमें अपने अखबार में कि फहमीदा मिर्जा ने जो 87 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कराए थे, जी। वो स्टोरी मेरी थी। जो आज हमने डिस्कस करनी है ये हमारे ये इस्लामाबाद के रिपोर्टर तारिक अजीज, इनकी खबर थी, इनकी स्टोरी है कि इन्होंने कुछ डिटेल दी है कि जब ये फहमीदा मिर्जा साहिबा जो हैं ये इन्होंने अपने दौर में क्या तकरीरें की, कैसे की, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आलमी रिकॉर्ड भी हमने कायम किया। काजी साहब, आप अब कहते रहते हैं कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर हर दफ़ा कोई बदनामी होती, अच्छे काम भी होते हैं कि एक ग्रेड 18 के अफसर को KRL से उठाया जिसकी UET से जिस हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात कर सकते हैं आप। जी तारिक, आपकी स्टोरी थी कि ये मामलात कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं और जो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कुछ लोगों को फेवर की थी उसमें उनको सर्विसेज में उनको ये तोसी की गई है, बाज़ को कोई आउट ऑफ द टर्न उनको तरक्कियां दी गई हैं, दुनिया के कम उम्र तरीन जॉइंट सेक्रेटरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो तारिक, कुछ हमें डिटेल देंगे आप? जी बिल्कुल। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जो पिछले 5 साल स्पीकर रही हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा लोग डेपुटेशन से दूसरे महकमों में लेके आई। सबसे बड़ी मिसाल जो शमून हाशमी साहब हैं, वो स्पेशल सेक्रेटरी टू स्पीकर हैं, ग्रेड 20 में वो यहाँ पे आए हैं, जब उनकी सारी एजुकेशन इंजीनियरिंग में है। तो वो यहाँ पे जो उसको स्पीकर साहब लेके आई हैं और वो खुद, ये हमने नहीं लिखा बल्कि वो अपने फेसबुक और ट्विटर पे ये पैगाम देते रहते हैं कि मैं यहाँ का जो कम उम्र तरीन जो है जॉइंट सेक्रेटरी लगाऊं। तो ये एक इंतहा हो गई थी। शमून हाशमी के अलावा सेक्रेटरी साहब हैं, उनको 8वीं मरतबा तोसी दी गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग डेपुटेशन में जब असम्बली में आएंगे तो जो असम्बली के मुलाजमीन हैं वो साल से अपने प्रमोशन के लिए इंतजार जो मुंतज़िर बैठे हुए थे, उनमें एक बेचैनी फितरी बात है। तो ये आप मामला चूंकि जो आपने तारिक लिखा आपकी खबर में था, आप सेक्रेटरी भी हैं तो वो हाई कोर्ट में चलेंगे। तो हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी असम्बली से अपना जवाब तलब किया है कि इनकी वजाहत मांग ली गई है। अच्छा, तो आपकी बातचीत हुई स्पीकर, मौजूदा स्पीकर एजाज सादिक से कोई बातचीत की आपने थोड़ी सी? जी स्पीकर साहब का ये मौजूदा स्पीकर एजाज सादिक साहब का ये कहना था कि वो एक तोसी पॉलिसी जगह इसका करेंगे, ऐसा किसी को तोसी नहीं दी जाएगी और डेपुटेशन पे जो लोग आए हुए हैं उनकी उन्होंने तफसीलात मंगवा ली हैं और उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि अब असेंबली में जो पिछला साल 5 साल होता है इस दफा वो नहीं होगा, तो जो लोग डेपुटेशन पे हैं उनको वापस भेजा जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल है, सुहेल लोधी साहब हैं, उनको यहाँ पे लगाया गया एडिशनल सेक्रेटरी। वो पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार आए थे, एक ही दिन में कौमी असम्बली ने उनका लिखा कि हमें इनकी जरूरत है, पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीव किया, उसी दिन उनकी ज्वाइनिंग हो गई, तो उनका एडिशनल सेक्रेटरी लगाया गया यहाँ। ठीक है, तो इस तरह की कई मिसालें हैं कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे बहुत ज्यादा जाके उन्होंने फहमीदा मिर्जा साहब ने लोगों को बहुत शुक्रिया तारिक अजीज आपका। क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक बड़ी अहम खबर थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी है इस हुकूमत ने, यानी इसका मौक़िफ़ जो है वो दाखिल करवाया जाएगा, जवाब दाखिल करवाया जाएगा। कल इंशाल्लाह इस स्टोरी पे हम जरूर बात करेंगे। जाते जाते आज बड़ी ही बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसमें हम आपको यही कहेंगे कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया में अमन के लिए आप दुआ कीजिए, क्योंकि खुदा कहता है कि आज की रात में मुझसे जो मांगो मैं दूंगा, मुझसे माफ़ी मांगो मैं माफ़ करूंगा। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया-tv.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे